तो विशेष स्त्राव हम लोग लिख रहे थे और उसमें एक पॉइंट और लिखना था। क्या लिखा? संग्राहक आयनिक संतुलन के लिए संग्राहक नलिका में, आयनिक संतुलन के लिए संग्राहक नलिका में, आयनिक संतुलन के लिए संग्राहक नलिका में पोटेशियम और H+ आयन, पोटेशियम और H+ आयन, संग्राहक नलिका में पोटेशियम और H+ आयन का विशेष स्त्राव, H+ आयन का विशेष स्त्राव पाया जाता है। H+ आयन का विशेष स्त्राव पाया जाता है, पाया जाता है। चलो भाई आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले जरा कॉपी बंद करो, पूछिए जरा। पढ़ते आइए। हाँ नहीं, 2 दिन क्या किए? मेजर को दे देते। अच्छा, किसने किसने देखी मान लेते हो? हम उससे कुछ नहीं पूछेंगे, बस एक कविता सुना दे। कविता है क्या? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तुम लोग कुछ नहीं, तुम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग यूरिन निर्माण देख रहे थे और यूरिन निर्माण में हम लोगों ने 3 चरणों की बात की थी। कितने चरण? 3 चरण। कौन कौन से 3 चरण? पहला था सूक्ष्म निस्यंदन यानी अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा था विशेष स्त्राव, सॉरी विशेष पुनःअवशोषण, और तीसरा था विशेष स्त्राव। अब जो दूसरा और तीसरा प्रोसेस है यानी विशेष पुनःअवशोषण और विशेष स्त्राव, ये दोनों एक साथ होते हैं। एक पढ़ा था? आया ना? रिवाइज करते हैं। पढ़ के तो आए नहीं, आए हो? चलो बताना, फिर बीच बीच में पूछते जाएंगे। हमने बोला कि यूरिन निर्माण का जो कार्य है वो किडनी में होता है और किडनी में उसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पाई जाती है जिसे बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की संरचना के 2 भाग होते हैं। एक होता है रीनल कार्पसल या जिसे मालपीजियन बॉडी कहा जाता है, और दूसरा होता है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। जो मालपीजियन बॉडी है उसके 2 भाग होते हैं। कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो जो बताएगा। मालपीजियन बॉडी के 2 भाग। हाँ बेटा बता। बहुत अच्छे। बाउमेन संपुट और ग्लोमेरुलस को एक साथ मालपीजियन बॉडी या रीनल कार्पसल कहते हैं। शानदार। यूरिनिफेरस नलिका के कितने भाग होते हैं? कौन बताएगा? यूरिनिफेरस नलिका के कितने भाग? हाँ भाई बताओ। हाँ, पीसीटी, हेनले का लूप और डीसीटी। बहुत अच्छे। अब बोला गया कि इसका जो पहला प्रोसेस है, पहला प्रोसेस जिसे हम कह रहे हैं सूक्ष्म निस्यंदन, ये होता है मालपीजियन बॉडी में। कहाँ होता है? मालपीजियन बॉडी में। जरा इमेजिन करो कि मालपीजियन बॉडी है और मालपीजियन बॉडी में प्याले के आकार की संरचना है जिसे हम बाउमेन कैप्सूल या बाउमेन संपुट कहते हैं। उसमें रक्त आता है किससे? एफरेंट आर्टरी। जाता किससे है? इफरेंट आर्टरी। और रक्त केशिका का जो जाल है उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। एफरेंट आने वाला, इफरेंट जाने वाला, दोनों में से किसका ल्यूमेन चौड़ा होता है?
एफरेंट का। किसका ल्यूमेन सकरा होता है? बाउमेन संपुट की आंतरिक सतह पर विशेष कोशिकाओं की एक परत होती है, उस कोशिका को कहते हैं पोडोसाइट। क्या बोलते हैं? पोडोसाइट। और पोडोसाइट कोशिका के बीच छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं स्लिट पोर। याद है? स्लिट पोर छिद्र होते हैं। अब रक्त की बात कर लें थोड़ा सा। रक्त जो हृदय से निकलता है उसे कहते हैं संवहन क्षमता या कार्डियक आउटपुट। कितना होता है? लगभग 5 लीटर प्रति मिनट। उसका जो भाग किडनी में आता है वो है 1200 ml प्रति मिनट। इसे रीनल ब्लड फ्लो या रीनल रक्त प्रवाह कहते हैं। 1200 ml प्रति मिनट। इसका 50% भाग प्लाज्मा होता है, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो हो गया 600 ml प्रति मिनट। यही पढ़ा था। फिर हमने बोला कि ये जो रक्त ग्लोमेरुलस में आता है तो एफरेंट आर्टेरियोल से आएगा और इफरेंट से निकलने की कोशिश करेगा, तो क्या आसानी से निकल पाएगा? नहीं। व्यास कम होने के कारण एक विपरीत प्रवाह उत्पन्न होगा और उसकी वजह से रक्त की कुछ मात्रा स्लिट पोर से होते हुए बाउमेन संपुट में जाएगी, जिसे हम छनित्र कहते हैं। तो ये जो छनित्र होगा बनेगा कहां से? रक्त से। लेकिन इसमें क्या उपस्थित नहीं होगा? 2 चीजें। इसमें रक्त कोशिकाएं और प्लाज्मा प्रोटीन नहीं पाए जाते। याद रखना, कौन कौन नहीं पाया जाता? रक्त कोशिकाएं और प्लाज्मा प्रोटीन छनित्र में नहीं पाए जाते। अब जो छनित्र बना है बाउमेन संपुट में, उसमें प्रवाह के लिए कुछ दाब उपस्थित होता है। कितना? 10 से 15 mm ऑफ Hg। उसे बोलते हैं EFP। EFP इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर या प्रभावी छनन दर। जिस दर से छनित्र का निर्माण होता है उसे बोलते हैं GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या ग्लोमेरुलर छनन दर। GFR। अब जो छनित्र बना वो जाएगा PCT। पीसीटी की उपकला कौन सी है भाई? सरल ब्रश बॉर्डर घनाकार उपकला होता है। केवल ब्रश बॉर्डर मत बोलना, पूरा नाम लेना। सरल ब्रश बॉर्डर घनाकार उपकला। अब पीसीटी में होगा दूसरा स्टेप, मतलब यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है दूसरा स्टेप, विशेष पुनः अवशोषण। पीसीटी में पोषक तत्व तो पूरी तरह से पुनः अवशोषित होते हैं 100%। अधिकांश मात्रा जल और NaCl की पुनः अवशोषित होती है और कुछ मात्रा बाइकार्बोनेट और पोटेशियम आयन की पुनः अवशोषित होती है। ये घटना कहाँ घटती है? पीसीटी। फिर आता है हेनले लो। हेनले लो की 2 भुजा, जो भुजा नीचे जाती है उसे क्या बोलते हैं? अवरोही भुजा। ये केवल किसके लिए पारगम्य है? जल। यहाँ से केवल जल की निकासी होगी। दूसरी भुजा है आरोही भुजा। ये केवल NaCl या लवण के लिए पारगम्य है, यहाँ से केवल NaCl निकलेगा। फिर आता है DCT। डीसीटी का में भी जो पुनः अवशोषण है वो किसके जैसा होगा? पीसीटी के जैसा। लेकिन क्या नहीं होगा? पोषक तत्व, क्योंकि पोषक तत्व तो पहले ही 100% पुनः अवशोषित हो चुके हैं। कहाँ? पीसीटी में। तो बचा क्या क्या है? बचा है NaCl और क्या है? बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, जल। और इसके अलावा मैंने बोला था सोडियम और जल का विशेष परिस्थिति में अवशोषण होता है। कहाँ? डीसीटी। फिर आगे जाके जुड़ता है किसमें? संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका को याद करें तो भाई संग्राहक नलिका में 2 चीजें अवशोषित होती हैं। एक H2O, मतलब लिखा है एनसीईआरटी में H2O की अधिकांश मात्रा। अब अधिकांश मात्रा वहां तक मिलेगी नहीं, जितना बचा है उसमें से अधिकांश मात्रा।
क्योंकि सबसे ज्यादा तो कहाँ अवशोषित हुआ है? पीसीटी में। तो शेष बचे हुए जल में से अधिकांश मात्रा कलेक्टिंग डक्ट में यानी संग्राहक नलिका में पुनः अवशोषित होती है और कुछ मात्रा में यूरिया का अवशोषण होता है। यूरिया को छोड़कर अन्य तत्वों का पुनः अवशोषण होता है, यूरिया का अवशोषण होता है। कितने लोग बता सकते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि यूरिया का निर्माण हमारे शरीर के अंदर ही हुआ है, बाकी सभी तत्व बाहर से आए हैं। तो एक बार आंत में पहले अवशोषित हो चुके हैं, यूरिया हमारे शरीर में ही बना है, वो पहली बार अवशोषित हो रहा है, तो उसके संदर्भ में पुनः अवशोषण इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके लिए अवशोषण इस्तेमाल होगा और बाकी सब के लिए पुनः अवशोषण। ये बात हो गई। अच्छा, यूरिया की कुछ मात्रा क्या होती है? अवशोषित होकर अंतःस्तरीय तरल में आती है और फिर कहां चली जाती है? आरोही भुजा। कहां चली जाती है? हेमोग्लोबिन की आरोही भुजा। फिर हमने बोला कि आयनिक संतुलन को बनाए रखने के लिए कुछ तत्वों का विशेष स्त्राव होता है। कौन से तत्व हैं? 3 तत्व। कौन कौन से? पोटेशियम आयन, H+ आयन और अमोनिया। ये तीनों पुनः अवशोषित होते हैं कहाँ? पीसीटी में और डीसीटी में। अब इसमें पोटेशियम इकलौता ऐसा तत्व है जो स्रवित भी होता है और पुनः अवशोषित भी होता है। इनका विशेष स्त्राव होता है पीसीटी और डीसीटी में। पोटेशियम इकलौता है जो पुनः अवशोषित भी होता है और स्रवित भी होता है। और अभी हमने एक लाइन लिखवाई कि अमोनिया को छोड़ दो तो 2 तत्व बचे। कौन? K+ और H+। पोटेशियम और H+ आयन का पुनः अवशोषण संग्राहक नलिका में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? संग्राहक नलिका। ये सब याद करना हो गया होगा। तो ये विशेष पुनः अवशोषण और विशेष स्त्राव के साथ ये सब चलते रहते हैं। उसके बाद जो छनित्र का शेष बचा हुआ भाग संग्राहक नलिका से बाहर निकलता है उसे यूरिन कहते हैं। जो एक दिन में कितना 1.5 से 1.5 से लेके 1.8 लीटर प्रतिदिन शरीर से उत्सर्जित होता है। यही पढ़ा था। तो आगे बढ़ा जाए इससे। संडे को टेस्ट में आएगा ये, है ना? आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो। यूरिन की सांद्रता का नियंत्रण। हेडिंग डालो, यूरिन की सांद्रता का नियंत्रण। यूरिन की सांद्रता का नियंत्रण। अब एक तो बात सुनो, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसमें सांद्रता के कई पैमाने आते हैं। नॉर्मलता, मोलरता, मोलरता, ऐसे कई पैमाने आते। बस इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा तुमको भी नहीं आता। तो ये सारे पैमाने किसके हैं? सांद्रता के। अलग अलग पैमाने अलग अलग तरह की सांद्रता को दर्शाते हैं। ऐसे ही दूरी का पैमाना होता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। ऐसे ही समय का भी पैमाना होता है, मिनट, सेकंड, घंटा, वर्ष, माह। एक इकाई आती है जिसे हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। ये किसकी इकाई है? समय की? किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर किसकी इकाई है? कितने लोग कह रहे हैं दूरी की? जरा हाथ ऊपर करो। कितने लोग कह रहे हैं समय की? बाकी को मालूम ही नहीं। अरे सुना है प्रकाश वर्ष कभी? एक साल में जितना प्रकाश पृथ्वी पर आया उसी को बोलते हैं क्या?
इसको ना बोलेंगे, बोले संधि छेद करो प्रकाश और वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उस दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। बाकी अब किसको किसको मालूम है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है? हाथ ऊपर करो, कोई पूछू ना। अरे भाई अब तो उठा दो दादा मेरे हाथ, बैठे हो ऐसा लग रहा है समाधि धुनी लग जाके ओम फट स्वाहा। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे कहते हैं प्रकाश। ऐसे ही अब हमें मालूम है कि भाई जो पुनः अवशोषण और स्त्राव की क्रिया है, इस क्रिया के लिए महत्वपूर्ण रूप से कौन जिम्मेदार होता है? परासरण। कौन जिम्मेदार होता है? जो तत्वों का वेग इधर से उधर होता है, किसके कारण होता है? क्योंकि जो पीसीटी की परत है अर्धपारगम में झिल्ली है, जो रक्तवाहिका की परत है वो भी अर्धपारगम में झिल्ली। और हमने पढ़ा है कि अर्धपारगम में झिल्ली के सापेक्ष जब किसी पदार्थ का वेग अपने अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से अपने कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ होता है तो उसे परासरण कहते हैं। सुना है कि नहीं? इतना तो सुना है। और बिना परासरणी परत के यदि किसी पदार्थ का वेग अपने अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ होता है तो उसे विसरण कहते हैं। ये भी पढ़ा होगा। जहाँ अर्धपारगम में झिल्ली आ गई वो हो गया परासरण, जहाँ अर्धपारगम में झिल्ली नहीं है वो हो गया विसरण। यहाँ पे है कि नहीं? दो है, एक यूरिनिफेरस नलिका की और दूसरी रक्त केशिका। कुछ समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं आया समझ में? विसरण परासरण तो मालूम है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस तो पढ़ा ही होगा। कितने लोगों को डिफ्यूजन यानी विसरण मालूम है? विसरण। अच्छा, कितने लोगों को परासरण मालूम? अच्छा, कोई ऐसा हाथ मत उठा देना जिसको विसरण ना मालूम हो, परासरण मालूम। हाथ पर तोड़ के हम फेंक देंगे। सिंपल सी बात है। ये कक्ष है, इधर पे हम अगर मान लो परफ्यूम ऐसे छिड़क दें, परफ्यूम हवा, तो कुछ देर बाद उस परफ्यूम की गंध कोने कोने तक पहुंच जाएगी? पहुंचेगी कि नहीं? नहीं पहुंचेगी। अब क्या होता है, यहाँ पर हमने परफ्यूम छिड़का तो परफ्यूम की जो सांद्रता है वो यहाँ ज्यादा है। तो यदि किसी पदार्थ का वेग अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में होता है तो उसे कहते हैं विसरण। और अगर इसके बीच में अर्धपारगम में झिल्ली हो तो इसे कहेंगे परासरण। बस और कोई फर्क नहीं। अब परासरण की वजह से परासरणीय सांद्रता विकसित होती है। कौन सी सांद्रता? परासरणीय सांद्रता। और उस परासरणीय सांद्रता को व्यक्त करने के लिए भी यानी उसकी भी तुलना करनी पड़ती है। जैसे होता है ना कि कौन ज्यादा पढ़ाकू, अगर इसकी तुलना करती हो तो शक्ल देख के तो तुलना होगी नहीं? होगी क्या? नहीं। तो कई लोग ऐसा लगता है वो चश्मा लगा लेते हैं, बहुत पढ़ाकू। चश्मे की बड़ी खतरनाक स्टोरी है, मैं जानना बताओ ना तुमको। कॉलेज में थे, फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी का प्रैक्टिकल था। भाई एक मोड़ी हमारे बैच में थी, नाम नहीं बताएंगे, वो भाई चश्मा लेके आए, दो एक पढ़ने वाला एक बिना पढ़ने वाला। और जब भी अब बस से आती थी और 4-4, 5-5 किताब ऐसे हाथ में ले आती थी। और हमको न चश्मा लगा ना हमारे पास किताब। अब बात यह है कि प्रैक्टिकल का नंबर आया, भाई मोड़ी के 1.5 नंबर है, 1.5 नंबर 20 में से 1.5 नंबर 20 में से 1.5 नंबर। हम कहीं इतना किताब कहाँ ढोती हो? इसे शक्ल देख के नहीं पता चलता कि कौन पढ़ा लिखा है।
तो उसके लिए पैमाना है क्या? टेस्ट में नंबर। टेस्ट में नंबर से ही पता चलेगा ना। आई बात समझे? इसीलिए कहते हैं टेस्ट में नंबर पे ध्यान दो, शकल पे नहीं। ठीक है? वो बाल का डिजाइन कट रहा है, शेविंग कट रही है, इतना ध्यान तुमको अपने दिखावे पर जा रहा है। अगर ध्यान कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ट्रिमर चलाओ ऐसा। हम ले आएंगे ऐसे बीच से ऐसे चला देंगे, फिर बोलेंगे जाओ इसको सेट कर दो। अगर आपका ध्यान इस चीज पर है कि मैं दिखता कैसा हूं या मैं दिखती कैसी, बाल ठीक है कि नहीं, कपड़ा ठीक है कि नहीं, मुंह धुला है कि नहीं, तो आप मेडिकल कॉलेज नहीं जा रहे, नहीं जा रहे। फिर आप जाइए ब्यूटी कंपटीशन में। ये कंपटीशन आपके योग्य नहीं, ये आपकी क्षमताओं के परे है। इन सब पे ऐसा नहीं कि ये सब जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। स्मार्ट दिखना किसको नहीं पसंद? हमको बहुत पसंद है, लेकिन अभी जरूरी नहीं। ये सब जरूरी है जब कॉलेज में पहुंच जाओ तब। आई बात समझ में? एम्स में पहुंच जाओ तुम, बाल ऐसा बड़ा बड़ा रख लो एनिमल टाइप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एम्स में पहुंच जाओ, कोट पे वो टी शर्ट मिली है, एम्स लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तुमसे नहीं पूछेगा। वहीं फार्मेसी में पहुंच जाओ, बढ़िया डिजाइन वाला बाल कटर है, तो कहेंगे लोग फिर से पढ़ता लिखता नहीं है। इसमें ऐसा नहीं कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं, बता रहे हैं ये सही समय है, इसका सही उपयोग करिए। ठीक है? नहीं तो हम ट्रिमर ले आके बीच से उड़ा देंगे, सेट करवाते रहना। 2 साल में अगर बाल उग के वापस आ गया तो मेरा नाम बदल देना। सबसे बढ़िया देखो हेयर स्टाइल का बाल तो बढ़िया खड़े रहे, हाँ तो ये एक नंबर है। आइडियल एकदम आइडियल बाल होना चाहिए। क्या बेटा घर घर बजा के यार क्या ताली, आदत पड़ गई है। एकदम बढ़िया बाल इसका ऐसे वेरी गुड। बैठो। और सुनो ध्यान से, जितने लोग ये बाल बढ़ाए हुए घूम रहे हैं थोड़ा ठीक करा लो, नहीं तो हम ठीक कर देंगे। विद्या का अर्थ निकालो, अर्थी नहीं, विद्यार्थी बनो, है ना? बाल ठीक कराओ अपने, देखो कितना बढ़िया छोटा छोटा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है? बाल एकदम, अगर बाल पे ध्यान दिया तो ऐसा हम कर देंगे कि शकल पे ध्यान नहीं दे पाओगे। बाल छोटे कराइए आप लोग। एक बात, दूसरी बात हो, ये जो बाउंड्री देते होते हैं भारत पाकिस्तान की रेखा है, बॉर्डर है। किधर भारत किधर पाकिस्तान वो हम नहीं बताएंगे, वो आप डिसाइड करो। हम बस बता रहे हैं ये जो है ना एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो अगर इधर उधर कोई हुआ तो अपना विभाग बदल लेगा भाई। आप किसी को डाउट हो तो इधर उधर हो सकता है अपने ऊपर, अन्यथा इधर उधर नहीं होना। और दूसरी बात, बहुत इसको जो है ना मैं बहुत प्रेम से समझा रहा हूँ, समझ लेना। अपना डाउट अगर आए तो टीचर से पूछो, आपस में डाउट क्लियर करने की जरूरत नहीं कि बैठ के 2 लोग जो है 3 लोग 4 लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हो, बैठकी कर रहे हो, डाउट नहीं होता। क्या होती है बैठकी करनी? मेरे साथ बैठो, साथ चाय पे चर्चा करेंगे, चाय पे चर्चा बहुत प्रेम से बात करेंगे, प्रेम से।
जैसे मेरे जूते का नाम प्रेम है, तो इसलिए कह रहे हैं अपना डाउट क्लियर करना, ठीक है, ग्रुप स्टडी नहीं। उस उदाहरण में बता रहा हूं, जो डाउट क्लियर करते हैं ना, पता चले जिसके डाउट क्लियर कर रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज में बैठा है या बैठी है और वो यही डाउट क्लियर कर रहे हैं। अपने डाउट क्लियर करो, ठीक है। चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। हेडिंग डाला क्या है? यूरिन की सांद्रता का नियंत्रण। तो हमने बोला यूरिन की सांद्रता को दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? परासरणीय सांद्रता। किसका इस्तेमाल होता है? परासरणीय सांद्रता। और परासरणीय सांद्रता की इकाई है मिलीऑस्मोल। क्या इकाई है? मिलीऑस्मोल। शॉर्ट फॉर्म में इसे मौसम भी कहा जाता है, मिलीऑस्मोल या मौसम। मौसम नहीं, मौसम। वैसे मौसम आजकल बहुत बढ़िया चल रहा है, बारिश आ गई है। परासरणीय सांद्रता, और लिख क्यों रहे हो भाई? लिखने के लिए किसने बोला? पहले समझो। परासरणीय सांद्रता और उसकी इकाई क्या है? मिलीऑस्मोल। जब हमने तुलना किससे करेंगे? स्वच्छ जल से। स्वच्छ जल से जब तुलना की किसकी? रक्त की। किसकी तुलना? रक्त की। तो पता चला रक्त की जो परासरणीय सांद्रता है वो कितनी है? 300 मिलीऑस्मोल। रक्त से ही बना है छनेत्र। क्या बना है? छनेत्र। छनेत्र की भी परासरणीय सांद्रता कितनी मिली? लगभग 300 मौसम। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो हम उसको भी क्या मानते हैं? 300 मौसम। और तुलना करने गए तो हमने समुद्री जल की तुलना कर ली, सी वाटर। समुद्री जल की तुलना की है तो समुद्री जल की परासरणीय सांद्रता कितनी मिली? 1500 मौसम। अब बात करते हैं कि जो छनित्र बनता है नेफ्रॉन में, और वो छनित्र में जब पुनः अवशोषण और स्त्राव होता है तो छनित्र की सांद्रता में परिवर्तन आता है। ये छनित्र याद है, इसकी सांद्रता में क्या आता है? परिवर्तन। और वो परिवर्तन कैसे आता है, इसी बात को हमें समझना है। तो लिखिए कि नेफ्रॉन में होने वाली क्रियाएं, नेफ्रॉन में होने वाली क्रियाएं, नेफ्रॉन में होने वाली क्रियाएं मुख्य रूप से, नेफ्रॉन में होने वाली क्रियाएं मुख्य रूप से परासरणीय सांद्रता, मुख्य रूप से परासरणीय सांद्रता के कारण, मुख्य रूप से परासरणीय क्रिया के कारण, परासरणीय क्रिया के कारण संपन्न होती है। परासरणीय क्रिया के कारण संपन्न होती है। अगला पॉइंट, इसमें परासरणीय सांद्रता, इसमें परासरणीय सांद्रता, कौन सी सांद्रता? परासरणीय सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, इसमें परासरणीय सांद्रता को व्यक्त करने के लिए एक इकाई का उपयोग किया जाता है। परासरणीय सांद्रता को व्यक्त करने के लिए एक इकाई का उपयोग किया जाता है, एक इकाई का उपयोग किया जाता है जिसे मिलीऑस्मोल कहते हैं, जिसे मिलीऑस्मोल कहते हैं। एक इकाई का उपयोग किया जाता है जिसे मिलीऑस्मोल कहते हैं, जिसे मिलीऑस्मोल कहते हैं। अगला पॉइंट, इसे मौसम भी कहा जाता है, MOSM इनवर्स, इसे मौसम भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, रक्त की परासरणीय सांद्रता,
रक्त की परासरणीय सांद्रता 300 मौसम, रक्त की परासरणीय सांद्रता 300 मौसम, रक्त की परासरणीय सांद्रता 300 मौसम पाई गई है, 300 मौसम पाई गई है। अगला पॉइंट, क्षनित्र की परासरणीय सांद्रता भी, क्षनित्र की परासरणीय सांद्रता भी 300 मौसम, 300 मौसम तथा समुद्री जल की परासरणीय सांद्रता, तथा समुद्री जल की परासरणीय सांद्रता, तथा समुद्री जल की परासरणीय सांद्रता, समुद्री जल की परासरणीय सांद्रता 1500 मौसम पाई गई है। समुद्री जल की परासरणीय सांद्रता 1500 मौसम पाई गई है, 1500 मौसम पाई गई है। अगला पॉइंट, पुनः अवशोषण और स्त्राव की क्रिया में, पुनः अवशोषण और स्त्राव की क्रिया में पुनः अवशोषण और स्त्राव की क्रिया में क्षनित्र की सांद्रता, स्त्राव की क्रिया में क्षनित्र की सांद्रता, क्षनित्र की सांद्रता निम्न रूप में परिवर्तित होती है, निम्न रूप में परिवर्तित होती है, निम्न रूप में परिवर्तित होती है। देखेंगे यहां पे ध्यान से, ये समझ में आ रहा क्या है? नेफ्रॉन का भाग है जिसमें ऊपर इधर दिख रहा है बाहुमन संपुट, नीचे यूरिनिफेरस नलिका। हमें आज आवश्यकता किसकी है? यूरिनिफेरस नलिका की। और रक्त केशिकाओं का जो जाल है और वासा रेक्टा, समझ में आ रहा है? वासा रेक्टा, और वासा रेक्टा में क्या प्रवाहित हो रहा है? रक्त। क्या प्रवाहित हो रहा है? रक्त। ठीक है। और नेफ्रॉन में क्या प्रवाहित हो रहा है? क्षनित्र। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। चलो, अच्छा, अब हमने एक और बात यहां पर बताई थी कि इधर एक डॉटेड लाइन हमने बनाई थी, इसको बोलते हैं ऊपर वाला भाग कॉर्टेक्स, और एक डॉटेड लाइन यहां बनाई थी। ये ऊपर वाला कॉर्टेक्स है, ये बाहरी मेडुला है, बाहरी मेडुला, और ये आंतरिक मेडुला, यानी ये बाहर वाला भाग और ये अंदर वाला भाग, आंतरिक मेडुला। इनके बीच में तरल होता है। कौन सा तरल? अंतरस्तरीय तरल। बोला था तरल भरा होता है कौन सा? अंतरस्तरीय तरल। ठीक है, ये भाग याद आ रहा है इतना? किसको किसको याद नहीं आ रहा है? आ रहा है सभी। चलो,
अब हम बात करते हैं कि सर जब रक्त यहाँ पहुंचा तो उसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कितना था? 300 मिलीऑस्मोल। यही था 300 मिलीऑस्मोल। अब 2-3 घटनाएं हैं, एकदम ध्यान से देखना। तुम लोग की कुछ और क्लास चल रही है क्या? दोनों की कुछ और लिखाई पढ़ाई चल रही है? क्या लिख रहा है? इधर देखो ध्यान से, नहीं तो 3 साल यही समझते रहोगे सर हुआ क्या है इसमें। रक्त की परासरणी सांद्रता कितनी? 300 मिलीऑस्मोल। रक्त से बना छनित्र, उसकी भी परासरणी सांद्रता कितनी? 300 मिलीऑस्मोल। अब ये वाला भाग क्या है? पीसीटी। हमने पढ़ा है पीसीटी में पोषक तत्वों का, जल का, लवण का, बाइकार्बोनेट का क्या होता है? पुनः अवशोषण होता है। अब पुनः अवशोषण जल का भी होता है और लवण का भी होता है। तो जब दोनों पुनः अवशोषित होते हैं तो इसकी सांद्रता में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आता और सांद्रता बढ़कर कितनी हो जाती है? 400 मिलीऑस्मोल। याद है? पोषक तत्वों का पुनः अवशोषण सांद्रता बढ़ के कितनी हो गई? 400 मिलीऑस्मोल। ये किसकी सांद्रता है? ये किसकी सांद्रता है? छनित्र की, फिल्ट्रेट की सांद्रता है। ध्यान से सुना। ये कौन सी भुजा है? अवरोही भुजा, जो केवल किसके लिए पारगम्य है? जल के लिए। यहाँ से जल निकल के कहाँ आता है? अंतर स्तरीय तरल में। जल निकल के देखो कहाँ आ गया? अंतर स्तरीय तरल में। दिख रहा है जल? जल देख लोगे तुम, दिख रहा है? जल निकल के आया अंतर स्तरीय तरल। अब जब ये छनित्र है और छनित्र में से जल निकलेगा तो छनित्र की सांद्रता बढ़ेगी या कम होगी? छनित्र की सांद्रता, कोई भी तरल है उसमें से पानी निकाल लो तो गाढ़ा हो जाएगा कि पतला हो जाएगा? गाढ़ा होगा ना। तो गाढ़ा होगा तो यानी सांद्रता बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? देखो 600 मिलीऑस्मोल, 800 मिलीऑस्मोल, 900 मिलीऑस्मोल, 1000 मिलीऑस्मोल और कहां तक पहुंच जाएगी? 1200 मिलीऑस्मोल। कहां तक पहुंच जाएगी? 1200 मिलीऑस्मोल। ये जो सांद्रता है छनित्र की है। कहां पर? लूप ऑफ हेनले के सबसे निचले भाग में। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जल यहां से बाहर जा रहा है। कहां जा रहा है? छनित्र से अंतर स्तरीय तरल में जा रहा है। कोई कठिनाई यहां तक? चलो आगे बढ़ो। ये कौन सी भुजा है? आरोही भुजा। आरोही भुजा में से क्या निकलता है? NaCl। याद है? कहाँ जाता है? रक्त में। यहाँ से और निकलेगा क्या? NaCl। कहाँ जाएगा? रक्त में। और निकलेगा NaCl। कहाँ जाएगा? रक्त में। एरो भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से निकला अंतर स्तरीय तरल में गया और यहाँ से निकला रक्त में गया। अब बताओ यदि छनित्र में से सॉल्ट निकाल दो, लवण निकाल दो, तो छनित्र आगे जाएगा, उसमें से नमक निकलता जाएगा और नमक निकलता जाएगा तो उसकी सांद्रता बढ़ेगी कि कम होगी? सांद्रता बढ़ेगी कि कम होगी? किसी चीज में से नमक निकाल दो तो उसकी सांद्रता कम होगी। तो कितनी आ जाएगी भाई? मान लो 1000, 900, 800, 600, 400 और कहां तक पहुंच जाएगी? 200। 200 इसका सबसे न्यूनतम स्तर होता है। तो डीसीटी के शुरुआती भाग में हमें सांद्रता कितनी मिलेगी? और पूरी आरोही भुजा में सांद्रता क्या हो रही है? कम हो रही है। क्यों? नमक के बाहर निकलने से। किसके बाहर निकलने से? नमक के बाहर। अब हमने पढ़ा कि सर डीसीटी में भी पुनः अवशोषण होता है। वैसा ही होता है जैसा पीसीटी में हो रहा था। तो इस पुनः अवशोषण से सबसे पहले इसकी सांद्रता वापस आएगी कहाँ? 300 और सांद्रता बढ़ेगी और संग्राहक में लिखा पहुंचते पहुंचते कितनी पहुंच जाएगी? 400 मिलीऑस्मोल। किसकी सांद्रता है ये? छनित्र की। अभी केवल बात किसकी हो रही है? आई बस आगे बढ़े। चलो
अब यहाँ हमने पढ़ा कि सर यहाँ निकलता है कौन, जल, और कुछ मात्रा किसकी, यूरिया की, और यूरिया निकलने के बाद वापस चला जाता है किसमें, आरोही भुजा में। यूरिया का अवशोषण और यूरिया चला गया किसमें, आरोही भुजा में। क्या निकला है यहाँ से, जल। ये पूरे रास्ते जल निकलता रहेगा, और जल निकलेगा तो इसकी सांद्रता फिर बढ़ेगी, कितनी पहुंच जाएगी, 400 से 600, 800, 1000 और 1200 मौसम सांद्रता मिलेगी किसकी, यूरेन की। 1200 मिलीऑस्मोल सांद्रता किसकी मिलेगी, यूरेन की। आई बात समझ में, कठिनाई कोई यहाँ तक, आगे बढ़े। चलो, ये परिवर्तन किसका दिख रहा है, क्षणित्र का। ये परिवर्तन किसका दिख रहा है, क्षणित्र का। ध्यान से सुनना फिर से एक बार। पहले सांद्रता धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर तेजी से बढ़ रही है, फिर तेजी से कम होकर अपने न्यूनतम स्तर पे आ गई, और फिर धीरे धीरे सांद्रता बढ़ी और फिर तेजी से बढ़ी। एक बार में सांद्रता क्षणित्र की नहीं बढ़ती, कि क्षणित्र जो है सांद्रता बढ़ती गई और यूरिन में परिवर्तित हो गई। पहले सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती है, फिर तेजी से बढ़ती है, फिर तेजी से कम होके न्यूनतम स्तर पे आ जाती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है और फिर तेजी से। कहां कहां सांद्रता बढ़ती है, तो पीसीटी में बढ़ती है, अवरोही भुजा में बढ़ती है, डीसीटी में बढ़ती है, संग्रहार नलिका में। कहां कम होती है, आरोही भुजा में कम होती है। किसकी सांद्रता, क्षणित्र। किसकी सांद्रता, क्षणित्र। यहां तक कोई कठिनाई, आगे बढ़े। डायग्राम से ही समझ दोगे ना, तो 2 पेज का चिट्ठा कम लिखना पड़ेगा। यहाँ कोई कठिनाई जा रही है क्या, यहाँ सब दिख रहा है। क्यों, हमें मालूम होना चाहिए बस 2 चीजें, नमक और पानी। क्या याद होना चाहिए, नमक और पानी। जहां नमक बाहर निकलेगा सांद्रता कम होगी, जहां पानी अंदर आएगा सांद्रता कम होगी। जहां पानी बाहर निकलेगा सांद्रता बढ़ेगी, जहां नमक अंदर आएगा सांद्रता बढ़ेगी। बस 2 चीजें याद रखना, नमक और आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े। चलो, अब एक बात तो हो गया। दूसरी बात यह है कि यहां प्रवाहित हो रहा है रक्त, और रक्त की शुरुआती परासरणी सांद्रता कितनी है, 300 मौसम हो रही है। अब यहां देखो, इधर पे NaCl आ रहा है। कौन आ रहा है, NaCl आ रहा है कि नहीं, कहां आ रहा है, रक्त में। तो रक्त में अगर NaCl आएगा तो रक्त की सांद्रता बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। तो NaCl के आने से अब इसकी सांद्रता देखो कहां पहुंच गई, 400, 600, 800, 900, 1000 और यहाँ पहुंचते पहुंचते 1200 मिलीऑस्मोल। किसकी सांद्रता, पहुंच रही है, कहां तक पहुंच जाएगी, 1200। अब 2 घटनाएं यहां होगी, एक और चीज होगा। क्या केवल नमक के अंदर आने से सांद्रता बढ़ेगी, नहीं, एक घटना और होगी। इसमें से जल बाहर जाएगा। कौन बाहर जाएगा, जल। तो नमक का अंदर आना और जल का बाहर जाना, ये 2 कारण हैं वासा रेक्टा में सांद्रता को बढ़ाने के। नमक अंदर आएगा तो भी सांद्रता बढ़ेगी, जल बाहर जाएगा तो सांद्रता और बढ़ेगी। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सांद्रता बढ़ती है। अब इधर बात करें, यहाँ पे यानी एक, अच्छा ये देखो, ये वासा रेक्टा है, ये वासा रेक्टा। ये जो लाल रंग से दिख रहा है रक्त केशिका है, जिसका नाम क्या है, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा की कौन सी भुजा है, अवरोही भुजा। और ये कौन सी भुजा है, अवरोही भुजा। किसके किसके लिए पारगम्य है, NaCl और जल के लिए। NaCl अंदर आएगा और जल बाहर जाएगा। बाहर कहाँ जा रहा है जल, अंतरस्तरीय तरल। बाहर कहाँ जा रहा है, अंतरस्तरीय तरल।
अब ये जो भाग है, कौन सा भाग यहाँ पर, ये भाग जो है यहाँ पर कौन निकलेगा? NaCl। कौन निकलेगा? NaCl। और वो NaCl निकल के कहाँ जा रहा है? अंतरस्तरीय तरल। तो वासा रक्टा की जो आरोही भुजा है उसमें क्या बाहर निकलता है? NaCl। और NaCl बाहर निकलेगा तो रक्त की सांद्रता बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। तो 1000 से 1200 से घट के कहाँ आ जाएगी? 1000, फिर 900, 800, 600, 400 और यहाँ से बाहर निकलते निकलते वापस आ जाएगी कितनी? 300। तो जिस तरह से इसकी सांद्रता यहाँ बढ़ रही है, रक्त की सांद्रता यहाँ घट रही है। जिस तरह से यहाँ छनित्र की सांद्रता घट रही है, रक्त की सांद्रता बढ़ रही है। आइए समझ। और ये छनित्र की सांद्रता बढ़ते बढ़ते फिर किस में बदल जाएगी? यूरिन में। यूरिन की सांद्रता कितनी? 1200 मिलीऑस्मोल। छनित्र की सांद्रता कितनी? 300। शुरुआत कितना था? 300। अंत कितना है? 1200। 4 गुना ज्यादा सांद्रता दिख रही है। इसलिए कहा जाता है कि यूरिन छनित्र से 4 गुना अधिक सांद्र होता है, क्योंकि इसकी शुरुआती सांद्रता कितनी? 300। इसकी अंतिम सांद्रता कितनी? 1200 मिलीऑस्मोल। बना लीजिए। अच्छा, एनसीईआरटी में ये डायग्राम गड़बड़ बना है। साफ बता कैसे गड़बड़ बना है? उन्होंने ये वासा रेक्टा को उठा के इधर रख दिया है। अब एनसीईआरटी में देखो ना, उन्होंने इस वासा रेक्टा को उठा के इधर रख दिया है, तो वहां बहुत कंफ्यूजन है। समझ में नहीं आता कि सांद्रता कब बढ़ती है और कब कम होती है। मैंने उसको उठाकर वापस यथास्थिति में रख दिया, तो इससे अपने को समझ में आ जाएगा कि कब सांद्रता बढ़ रही है और कब सांद्रता कम हो रही है। हाँ, अब लिख लो तुम लोग।
बन गया। कौन है भाई? कोई जान से मारने के लिए याद कर रहा है क्या? पानी नहीं है? हो गया। चलिए भाई, बना लिया। अच्छा, एक पॉइंट और, जो अंतर स्तरीय तरल है, किसकी बात करें? अंतर स्तरीय तरल। अब ये जो पानी बाहर आ रहा है, नमक बाहर आ रहा है, इधर नमक बाहर आ रहा है, पानी बाहर आ रहा है, तो इसकी वजह से अंतर स्तरीय तरल की सांद्रता में भी क्या आएगा? परिवर्तन। कॉर्टेक्स भाग में उसकी सांद्रता मिलेगी कितनी? 300 मौसम। बाहरी मेडुला में 600 मौसम से लेकर 900 मौसम, और आंतरिक मेडुला में ये भी पहुंच जाएगा कितना? 1200 मौसम। ये सांद्रता किसकी बता रहे हैं हम? अंतर स्तरीय तरल की। किस भाग में? किडनी के कॉर्टेक्स, बाहरी मेडुला और आंतरिक मेडुला भाग। चलिए, बन गया। शुरू करें। लिखिए, यूरिनीफेरस नलिका में, यूरिनीफेरस नलिका में छनित्र की सांद्रता, छनित्र की सांद्रता, छनित्र की सांद्रता पीसीटी और अवरोही भुजा में, पीसीटी और अवरोही भुजा में, पीसीटी और अवरोही भुजा में निरंतर बढ़ती है। पीसीटी और अवरोही भुजा में निरंतर बढ़ती है, जो 300 मौसम से बढ़कर, जो 300 मौसम से बढ़कर निरंतर बढ़ती है, जो 300 मौसम से बढ़कर 1200 मौसम तक पहुंच जाती है, जो 300 मौसम से बढ़कर 1200 मौसम तक पहुंच जाती है। अगला पॉइंट, आरोही भुजा में, आरोही भुजा में लवण के बाहर जाने से, आरोही भुजा में लवण के बाहर जाने से, आरोही भुजा में लवण के बाहर जाने से सांद्रता तेजी से घटती है, सांद्रता तेजी से घटती है, सांद्रता तेजी से घटती है और अपने न्यूनतम स्तर तक, सांद्रता तेजी से घटती है और अपने न्यूनतम स्तर तक पहुंच जाती है, सांद्रता तेजी से घटती है और अपने न्यूनतम स्तर तक पहुंच जाती है, जो कि 200 मिलीऑस्मोल होता है।
अपने न्यूनतम स्तर तक पहुंच जाती है जो कि 200 मिलीऑस्मोल होता है। तो 200 मिलीऑस्मोल सनित्र की न्यूनतम सांद्रता मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। डीसीटी में सांद्रता पुनः बढ़ती है। डीसीटी में सांद्रता पुनः बढ़ती है। सांद्रता पुनः बढ़ती है। अगला पॉइंट, संग्राहक नलिका में जल और यूरिया के संग्राहक नलिका में जल और यूरिया के पुनः अवशोषण के कारण संग्राहक नलिका में जल और यूरिया के पुनः अवशोषण के कारण सांद्रता तेजी से बढ़ती है। सांद्रता तेजी से बढ़ती है और अपने सर्वाधिक स्तर सांद्रता तेजी से बढ़ती है और अपने सर्वाधिक स्तर 1200 मौसम तक पहुंच जाती है। और अपने सर्वाधिक स्तर 1200 मौसम तक पहुंच जाती है। अपने सर्वाधिक स्तर 1200 मौसम तक पहुंच जाती है, जो कि यूरिन की सांद्रता है। तो 1200 मौसम किसकी सांद्रता है? यूरिन की, जो कि यूरिन की सांद्रता है। अगला पॉइंट, अर्थात यूरिन की सांद्रता छनित्र से 4 गुना अधिक पाई जाती है। और 4 गुना को अंडरलाइन कर लेना, 4 गुना अधिक पाई जाती है। कहाँ दिख रहा है भाई? यहाँ दिख रहा है। छनित्र 300, यूरिन 1200। ये बात हो गई किसकी? छनित्र की बात हो गई। छनित्र का परिवर्तन किसमें? यूरिन में हो गया। अब बात करेंगे रक्त की। अगला पॉइंट, वासा रेक्टा में उपस्थित रक्त की शुरुआती सांद्रता वासा रेक्टा में उपस्थित रक्त की शुरुआती सांद्रता 300 मौसम होती है। 300 मौसम होती है। अगला पॉइंट, वासा रेक्टा की अवरोही भुजा में लवण के आने तथा जल के जाने से सांद्रता तेजी से वृद्धि कर 1200 मौसम तक पहुंच जाती है। सांद्रता तेजी से वृद्धि कर 1200 मौसम तक पहुंच जाती है। तेजी से वृद्धि कर 1200 मौसम तक पहुंच जाती है। ये किसकी सांद्रता है भाई? रक्त की। कहाँ पहुंच गई? 1200। अगला पॉइंट देखो, वासा रेक्टा की आरोही भुजा में लवण बाहर निकलता है। जिससे
लवण बाहर निकलता है जिससे सांद्रता तेजी से घटकर, लवण बाहर निकलता है जिससे सांद्रता तेजी से घटकर, लवण बाहर निकलता है जिससे सांद्रता तेजी से घटकर वापस 300 मौसम तक पहुंच जाती है, वापस 300 मौसम तक पहुंच जाती है, 300 मौसम तक पहुंच जाती है। अगला पॉइंट देखो, NaCl तथा यूरिया के अवशोषण से, NaCl तथा यूरिया के अवशोषण से, NaCl तथा यूरिया के अवशोषण से अंतरस्तरीय तरल, अंतरस्तरीय तरल की सांद्रता भी, अंतरस्तरीय तरल की सांद्रता भी अलग अलग भाग में भिन्न पाई जाती है, अंतरस्तरीय तरल की सांद्रता भी अलग अलग भाग में भिन्न पाई जाती है, भिन्न पाई जाती। जैसे जैसे पहला लिखो कॉर्टेक्स में, जैसे पहला लिखो कॉर्टेक्स में सांद्रता 300 मौसम, जैसे पहला है कॉर्टेक्स में सांद्रता 300 मौसम, कॉर्टेक्स में सांद्रता 300 मौसम। बाहरी मेडुला में, बाहरी मेडुला में 600 से 900 मौसम, बाहरी मेडुला में ऐसा लिख लो, बाहरी मेडुला में 600 मौसम, बाहरी मेडुला में 600 मौसम। अगला पॉइंट, मध्य मेडुला में 900 मौसम, मध्य मेडुला में 900 मौसम तथा आंतरिक मेडुला में 1200 मौसम तक, तथा आंतरिक मेडुला में 1200 मौसम तक, आंतरिक मेडुला में 1200 मौसम तक पाई जाती है, आंतरिक मेडुला में 1200 मौसम तक पाई जाती है, पाई जाती है। ये बात हो गई किसको लेकर, यूरिन की सांद्रता का नियंत्रण। ठीक है, एक दो स्पेशल पॉइंट है, जरा लिख लो स्पेशल पॉइंट। अब स्पेशल पॉइंट क्या है कि जो लूप ऑफ हेनले है ये यूरिन के सांद्रण के लिए काम करता है। जितना लूप ऑफ हेनले ज्यादा लंबा होगा यूरिन का सांद्रण उतना ज्यादा होगा। लूप ऑफ हेनले की लंबाई जितनी कम होगी यूरिन का सांद्रण भी उतना कम होगा। तो लिखो लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले यूरिन के सांद्रण के लिए कार्य करता है। लूप ऑफ हेनले यूरिन के सांद्रण के लिए कार्य करता है तथा इसकी लंबाई जितनी ज्यादा होगी, यूरिन के सांद्रण के लिए कार्य करता है तथा इसकी लंबाई जितनी ज्यादा होगी, तथा इसकी लंबाई जितनी ज्यादा होगी यूरिन का सांद्रण भी उतना ज्यादा होगा, यूरिन का सांद्रण भी उतना ज्यादा होगा। यूरिन का सांद्रण भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, पूरी जो अच्छा एक और पॉइंट है। अब यहाँ पे आप देखो, इधर देखो, इधर शनित्र प्रवाहित हो रहा है, इधर रक्त प्रवाहित हो रहा है। दोनों के प्रवाह की दिशा विपरीत है और दोनों के बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो जब दो तरल अर्धपारगम्य झिल्ली से बटे हुए हों और विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहे हों
तो उनके बीच तत्वों का वेग आदान प्रदान सबसे अधिकतर स्तर पे होगा और इसे कहा जाता है क्या बोलते हैं, प्रतिधारा क्रियाविधि या काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये पॉइंट लिखो कि यूरिनीफेरस नलिका में छनित्र का प्रवाह, यूरिनीफेरस नलिका में छनित्र का प्रवाह तथा वासा रेक्टा में रक्त का प्रवाह वासा रेक्टा में रक्त का प्रवाह अपनी विपरीत दिशा में प्रवाह एक दूसरे की विपरीत दिशा में होता है, तथा ये तरल अर्धपारगम्य झिल्ली से बटे होते हैं, अगला पॉइंट, इस कारण इनके बीच तत्वों का आदान प्रदान अपने सार्वधिक दर से होता है, और इस क्रिया को विपरीत धारा क्रिया प्रभाव या काउंटर करंट मैकेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है एक बात और, किसी भी किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं वो दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो प्रकार। और ये जो दो प्रकार है ये लूप ऑफ हेनले की लंबाई पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो पॉइंट बना के लिखो कि नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले की लंबाई के आधार पर नेफ्रॉन दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक नंबर लिखो पहला, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दो प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर एक लिखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन की खास बात क्या है भाई? ये पूरी तरह से किस भाग में होते हैं? कॉर्टेक्स में।
ये पूरी तरह से किस भाग में होते हैं? कॉर्टेक्स में। तो लिख लो, ये नेफ्रॉन पूरी तरह से कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। ये नेफ्रॉन पूरी तरह से कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। ये नेफ्रॉन पूरी तरह से कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। तथा इनकी संख्या 80% होती है। इनकी संख्या 80% होती है। खास बात यह है कि इनमें लूप ऑफ हेनले या तो बहुत छोटा या नहीं होता है। तो लिख लो, इनमें लूप ऑफ हेनले या तो बहुत छोटा, इनमें लूप ऑफ हेनले या तो बहुत छोटा या अनुपस्थित होता है। इनमें लूप ऑफ हेनले या तो बहुत छोटा या अनुपस्थित होता है। या तो बहुत छोटा या अनुपस्थित होता है। तो अगर लूप ऑफ हेनले छोटा होता है या अनुपस्थित होता है तो यानी ये यूरिन सांद्रण के लिए काम नहीं करते, ये काम करते हैं तत्वों के पुनः अवशोषण के लिए। देखो, ये पोषक तत्वों तथा अन्य पदार्थों के पुनः अवशोषण, ये पोषक तत्वों तथा अन्य पदार्थों के पुनः अवशोषण, अन्य पदार्थों के पुनः अवशोषण के लिए कार्य करते हैं। अन्य पदार्थों के पुनः अवशोषण के लिए कार्य करते हैं तथा ये यूरिन सांद्रण के लिए कार्य नहीं करते। तथा ये यूरिन सांद्रण के लिए कार्य नहीं करते। यूरिन सांद्रण के लिए कार्य नहीं करते। अगला पॉइंट, इनकी संग्राहक नलिका मेडुला की तरफ प्रेषित होती है। इनकी संग्राहक नलिका मेडुला की तरफ प्रेषित होती है। दूसरा कौन सा है भाई? दूसरा है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। दूसरा है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ध्यान से सुनना, ये भी कॉर्टेक्स में ही उपस्थित होते हैं, लेकिन इनका लूप ऑफ हेनले लंबा होता है और मेडुला की तरफ पाया जाता है, यानी मेडुला में पाया जाता है। तो लिखो, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, इनकी संख्या 20% पाई जाती है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, इनकी संख्या 20% पाई जाती है। इनकी संख्या 20% पाई जाती है। इनकी संख्या 20% पाई जाती है। अगला पॉइंट, ये भी कॉर्टेक्स में उपस्थित होते हैं। ये भी कॉर्टेक्स में उपस्थित होते हैं तथा इनमें लूप ऑफ हेनले, ये भी कॉर्टेक्स में उपस्थित होते हैं तथा इनमें लूप ऑफ हेनले लंबा होता है तथा इनमें लूप ऑफ हेनले लंबा होता है जो मेडुला में, लूप ऑफ हेनले लंबा होता है जो मेडुला में पाया जाता है, जो मेडुला में पाया जाता है। अगला पॉइंट, ये पुनः अवशोषण के साथ साथ, ये पुनः अवशोषण के साथ साथ यूरिन के सांद्रण में कार्य करते हैं। ये पुनः अवशोषण के साथ साथ यूरिन के सांद्रण में कार्य करते हैं। यूरिन के सांद्रण में कार्य करते हैं। अगला पॉइंट, प्रत्येक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन,
प्रत्येक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन, प्रत्येक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। प्रत्येक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने मिलियन? 1 मिलियन। 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो 2 किडनी है तो कितने नेफ्रॉन? 2 मिलियन। अगर एक किडनी खराब हो जाए तो दूसरी किडनी में नेफ्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, दुगनी नहीं हो जाती, थोड़ी बढ़ जाती है। और एक किडनी पर भी एक व्यक्ति अपना सामान्य जीवन बिता सकता है। तो देखो, यदि एक किडनी खराब हो जाए, यदि एक किडनी खराब हो जाए तो दूसरी किडनी में, यदि एक किडनी खराब हो जाए तो दूसरी किडनी में, तो दूसरी किडनी में नेफ्रॉन की संख्या, यदि एक किडनी खराब हो जाए तो दूसरी किडनी में नेफ्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो दूसरी किडनी में नेफ्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। अगला पॉइंट, एक व्यक्ति एक किडनी पर भी, एक व्यक्ति एक किडनी पर भी सामान्य रूप से अपना जीवन निर्वाहन कर सकता है। सामान्य रूप से अपना जीवन निर्वाहन कर सकता है। सामान्य रूप से मेरा मतलब है सामान्य रूप से, है ना? सामान्य रूप से अपना जीवन निर्वाहन कर सकता है। समझे? तो एक आईफोन लिया जा सकता है, ऐसा क्या? चलो भाई, बस आज के इतना काफी। ज्यादा तो नहीं हो गया? तो हो गया तो क्या है? बंद करो भाई।